हाँ तो बाबू, कल हम लोग पढ़े थे ऊर्जा, बोर के हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या और ऊर्जा। उससे आगे का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो आपके असाइनमेंट में नहीं है। असाइनमेंट में नहीं है लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है विकिरण की ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा। या तो एग्जाम में पूछे विकिरण की ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा, या क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पूछने का कितना तरीका? दो तरीका, विकिरण की ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे हम, ये थोड़ा सा देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा याद आ जाएगा। आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम क्या दें? ऊर्जा दें, तो ये ऊर्जा लेकर निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च में जाता है। उच्च में चला तो जाता है लेकिन यह स्थायी निम्न में ही होता है। तब फिर ये जब रिटर्न आएगा तो अपने शरीर से क्या निकालेगा? ऊर्जा निकालेगा। तो देखो वही लिखा गया है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, मतलब ऊर्जा बाहर निकालता है। इसी ऊर्जा को हम लोग विकिरण की ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा कहते हैं। और इसी ऊर्जा को हम प्रूव करके कल लाए थे, ये -me का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। लेकिन ये बोर के हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा है। प्लैंक की स्थिरांक से भी एक ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, hc/λ। इस सब का जरूरत अभी पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल सा डिफिनेशन है बाबू, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसी ऊर्जा को विकिरण की ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ये है, उच्च से निम्न आया तो एगो फाइनल हुआ, एगो इनिशियल हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा ऊर्जा। तो E बराबर EI माइनस EF। अब मान रखेंगे E बराबर, E का मान रखेंगे, E का मान कल प्रूफ किए थे, ये उठा कर रखेंगे। E का मान रखेंगे -me का पावर 4 बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। कल ये प्रूफ किए थे, E का मान रख दिए। लेकिन ये इनिशियल के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ I है तो n में क्या लग जाएगा? I। फिर माइनस फाइनल के लिए ऊर्जा लिखेंगे तो फिर E का फार्मूला यही है, तो me का पावर -me का पावर 4 बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब ये फाइनल है तो यहाँ क्या लग जाएगा? F। बस यही अंतर है। देखो ऊर्जा कल प्रूफ किए थे, ऊर्जा रखे, ऊर्जा का फार्मूला, यहाँ भी ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, ये इनिशियल के लिए तो I, फाइनल के लिए तो F, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं ध्यान से। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमारा फार्मूला क्या होगा? -me का पावर 4 बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ni स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस me का पावर 4 बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर nf स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में। प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में। तो ये हटा ही देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इसको पहले लिखेंगे तो me का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। n में क्या लगा है? F लगा है। तो माइनस माइनस प्लस, ये पहले लिख लिए, ये माइनस में है तो बाद में लिखेंगे -me का पावर 4 बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये इनिशियल था तो यहाँ आई लगा दिया, ये माइनस में था तो माइनस में है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में आ गया। अब दोनों में कुछ कॉमन होगा तो कॉमन हम लोग निकालेंगे। कॉमन निकालते हैं। देखो me का पावर 4 me का पावर 4 दोनों में सेम है। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर दोनों में सेम है। n सेम नहीं है क्योंकि एगो nf है और एगो ni है। h स्क्वायर सेम है, तो जो सेम है सब कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कौन कौन हुआ? me का पावर 4 बट्टा 8
बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। एम ई का पावर 4 कॉमन, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन हो गया। कोष्ट में बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो एक बटा एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बटा एन आई स्क्वायर, ये हमारा बचेगा, ठीक है। और बाकी जो है कॉमन हो गया। तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ऊर्जा का। विकिरित ऊर्जा मतलब विकिरण की ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा का फॉर्मूला है। टॉपिक यही था, विकिरण की ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो ऊर्जा हम लोग निकाल लिए। ऊर्जा सिंपल है, ऊर्जा का फॉर्मूला रखे जो कल प्रूफ किए थे, रख दिए मान दोनों का मान रखने के बाद ये माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, जो कॉमन निकला था वो निकाल लिए, ऊर्जा निकल गया। लेकिन हमको निकालना है अब तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। देखिए ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है एच सी बटा लेमडा, तो रख देंगे उठाकर एच सी बटा लेमडा। ई की जगह क्या रखेंगे? एच सी बटा लेमडा। इस ई की जगह क्या रखेंगे? एच सी बटा लेमडा। रख दिए, क्या आया? एम ई का पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर, ठीक है। हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, ऊर्जा तो निकल गया, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं। तो एच सी गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा? भाग में। एच सी गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा? भाग में। चलिए यहाँ बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है। तो एच सी गुणा में है तो भाग में आएगा, तो 1 बट्टा क्या बचेगा? लेमडा। 1 बट्टा लेमडा बराबर एम ई का पावर 4 बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आप बताइए, जब ये एच सी नीचे आएगा तो पहले से 2 एच है, एगो और एच आएगा तो 2 और एगो 3 एच हो जाएगा। तो ये 3 एच लिखेंगे, एच का पावर 3। एच आया एगो नीचे तो 2 एगो 3 और सी भी आएगा तो सी भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कोष्ट में बचेगा 1 बटा एन आई स्क्वायर माइनस 1 बटा एन एफ स्क्वायर। उल्टा हो गया, एन एफ स्क्वायर क्या हुआ जी? देखिए ये गड़बड़ हो गया बाबू, थोड़ा सा मक्खी सब परेशान कर रही है। तो एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये 1 बट्टा लेमडा हुआ, ये तरंग दैर्ध्य आ गया मेरा 1 बट्टा लेमडा, ठीक है। लेमडा को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब देखिए ये जो है ना, इसका भी कुछ नाम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर या आर एच। इसको क्या बोलते हैं? आर या आर एच। अब कहोगे ये क्या होता है, तो पहले लिखते हैं उसके बाद बताएंगे। 1 बट्टा लेमडा बराबर एम ई का पावर, इसके जगह क्या लिखेंगे? आर। कोष्ट में क्या आ जाएगा? 1 बट्टा एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एन आई स्क्वायर। अब ये जो है आर, इस आर को बोलते हैं रिडबर्ग स्थिरांक। कौन स्थिरांक? रिडबर्ग स्थिरांक। क्या बोलते हैं बाबू? रिडबर्ग स्थिरांक। तो रिडबर्ग स्थिरांक आर है। आर के जगह कितना हो सकता है? एम ई का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का क्यूब सी, ये पूरा मिलकर क्या हुआ? रिडबर्ग स्थिरांक या रिडबर्ग नियतांक। क्लियर? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देख लीजिए एक बार और समझा देते हैं। ऊर्जा का फार्मूला रखे दोनों जगह, एगो इनिशियल के लिए एगो फाइनल के लिए। ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो इसको पहले और इसको बाद में, ठीक है। इसमें जो कॉमन है कॉमन निकाल लिए, बचा क्या? 1 बटा एन एफ स्क्वायर 1 बटा एन आई स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है एच सी बटा लेमडा। एच सी बटा लेमडा रख दिए, बाकी जो जैसे है वैसे रखा गया है। एच सी गुणा में है तो किस में ला दिए? भाग में। तो बचा क्या? 1 बटा लेमडा। और जैसे ही एच नीचे आएगा, 2 एच है, एगो और एच मिलकर कब हो जाएगा? 3 और एगो और सी भी आएगा। तो 1 बटा एन एफ स्क्वायर बटा 1 बटा एन आई स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं आर या आर एच। आर से दिखा दिए, आर को बोलते हैं रिडबर्ग स्थिरांक। तो रिडबर्ग स्थिरांक किसे कहते हैं? ये अगला क्वेश्चन ही है। ये तो प्रूव हो गया, आगे बढ़ते हैं।
रिडबर्ग स्थिरांक या रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग स्थिरांक या रिडबर्ग नियतांक। तो देखो रिडबर्ग नियतांक, स्वीडिश वैज्ञानिक जोहान्स रिडबर्ग ने प्रकाश के तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गणना करने के लिए एक नियतांक दिया। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे जोहान्स रिडबर्ग, उन्होंने प्रकाश के तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए एक नियतांक दिया जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। और यही पिछवा आया था, तरंग दैर्ध्य निकाल रहे थे तो इस रिडबर्ग नियतांक ये आया था, m का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h का क्यूब c। यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, m का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। और इस पूरा का मान अगर रख कर सॉल्व करेंगे तो रिडबर्ग स्थिरांक का मान आता है 1.0973 गुणे 10 का पावर 7 पर मीटर, और रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है पर मीटर। तो एग्जाम में पूछता है बाबू रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो पर मीटर, कभी कभी पर सेंटीमीटर भी लिख देगा, ध्यान रखिएगा। इसका मान मीटर में इतना होगा, क्लियर, और नॉर्मल वैल्यू में इतना होगा, कोई दिक्कत। तो स्वीडिश वैज्ञानिक जोहान्स रिडबर्ग ने प्रकाश के तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए एक स्थिरांक दिया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान यहाँ है, जो पीछे भी हम फॉर्मूला में आपको दिखाए हैं। और उसका मान होता है 1.0973 गुणे 10 का पावर 7 पर मीटर, और मात्रक होता है पर मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है रिडबर्ग नियतांक क्या है और इसका मात्रक लिखे। ठीक है बाबू, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा बोर का हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़े थे, जिसमें 6 प्रकार का स्पेक्ट्रम मिला था, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पुंड श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी। और ये 6 प्रकार के स्पेक्ट्रम के लिए एक ट्रिक भी बताए थे, ले बेटा पीले बनारसी फ्रूटी हमार, ऐसा कुछ बताए थे, याद होगा। तो अब देखते हैं, ये वाला बताए थे, देखो तुमको फिगर भी दिखा देते हैं, ये वाला बताए थे 6 तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और एक डाटा भी बताए थे, लाइमन किस में पाया जाता है, पराबैंगनी में, शुरुआत 2 3 4 5 से उड़ता है और किस में पहुंचता है, 1 में। तो देखो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, एग्जाम में ये पूछ चुका है पासन श्रेणी। तो हम शुरू का 3 गो बता रहे हैं, टोटल 6 गो होता है। तरीका आप समझा देते हैं एक एक कर कर, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से पहले ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिला लो तुम, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। देखो ये लाइमन उच्च ऊर्जा कक्ष से पहले कक्ष में आएगा तो लाइमन श्रेणी का निर्माण होगा, उच्च ऊर्जा कक्ष से दूसरे कक्ष में आएगा तो बामर श्रेणी का निर्माण होगा, उच्च ऊर्जा कक्ष से तीसरे कक्ष में आएगा तो पाषाण श्रेणी का निर्माण होगा, उच्च ऊर्जा कक्ष से चौथे कक्ष में आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी का निर्माण होगा, उच्च ऊर्जा कक्ष से पांचवें कक्ष में आएगा तो फुंड श्रेणी का निर्माण होगा, उच्च ऊर्जा कक्ष से छठे कक्ष में आएगा तो हम्फ्री श्रेणी का निर्माण होगा। तो 6 का 6 डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम 3 ही बताएं क्योंकि एग्जाम में इसी तीनों में से कौन आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से पहले ऊर्जा कक्ष में आता है, किस में आता है, उच्च से पहले में है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसके कारण लाइमन श्रेणी प्राप्त होता है। फार्मूला देखो यहाँ लिखे हैं 1/λ बराबर r, पिछवा ये फार्मूला प्रूफ किए थे 1/λ बराबर r 1/nf स्क्वायर बटा 1/ni स्क्वायर। तो देखो यहाँ 1/λ बराबर r, आप किस में पहुँचना है, इसको पहले में, तो अंतिम हो गया पहल का, तो 1 का स्क्वायर है, बाकी उच्च ऊर्जा कक्ष हमको मालूम नहीं है कि 10वां से आ रहा है कि 20वां से कि 50वां से, इसलिए केवल n लिखे हैं, इसको हम ni भी लिख सकते हैं। ठीक है, पता है कि कहाँ पहुँचेगा, फाइनल 1 पर पहुँचेगा। फार्मूला यही ना बताए थे 1/λ बराबर r 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो पहुँचा कितने पर, पहला में, तो NF के जगह 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर, ni वैसे ही रह गया। अब देखो दूसरा डिफिनेशन, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से दूसरे कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसके कारण बामर श्रेणी का निर्माण होता है। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये दूसरा में पहुंचा है तो 1 के स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब बाकी ये ni स्क्वायर रहेगा।
इस फार्मूला से। इसी तरह का है पाषाण श्रेणी जो एग्जाम में पूछा है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से तीसरे ऊर्जा कक्ष में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण पाषाण श्रेणी का निर्माण होता है। फार्मूला वही रहेगा, 1/λ बराबर r, 1/, तीसरे कक्ष में आया था 3 का स्क्वायर और ये रह जाएगा ni का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, कोई परेशानी? चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट पढ़ना है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 समाप्त होगा। बोर का अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? तो वह कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हुए ऊर्जा का न तो अवशोषण करता है और न तो उत्सर्जन करता है, वैसे कक्षा को क्या बोलते हैं? अस्थायी कक्षा। मतलब वह कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटे लेकिन ना तो ऊर्जा अवशोषित करे, ना ऊर्जा ले, ना उत्सर्जित करे, ना ऊर्जा दे, ना ऊर्जा ले ना ऊर्जा दे, मतलब जितना ऊर्जा एकदम निश्चित है, तो उसे बोलते हैं बोर का अस्थायी कक्षा। क्लियर है? बात समझ में आया? कितना मिनट का वीडियो होगा जी? अभी बंद मत करना। कितना मिनट का हुआ? कितना? ठीक है बाबू, तो कल संडे को क्लास आपका चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, तो कल आप कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे कि कितने बजे से क्लास चलेगा। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। चैप्टर नंबर 12 समाप्त हुआ।